हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लिया होगा। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं और आप बीए प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया 2 इसका क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है। क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रीवियस ईयर में किस तरह से पूछे गए थे और उनका आंसर किस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको वॉच आउट करना मत भूलना। चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं, पूरा ज़रूर देखना ताकि आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाओ। चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं हमारे इस क्वेश्चन पेपर की। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ थोड़े से निर्देश दे रखे हैं जो कि पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर स्टूडेंट के लिए, ताकि वो पेपर में कोई भी मिस्टेक ना करे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको इस क्वेश्चन पेपर में 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको ओनली 5 क्वेश्चन करने हैं और सभी क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो इक्वल हैं। और आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व दोनों लैंग्वेज यानी इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन पेपर की। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़े से निर्देश वही निर्देश हिंदी में लिखे हुए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। अगर आप में से कोई इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए हम लोग हिंदी मीडियम वालों के लिए डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि पूछ रहा है व्यापक आर्थिक माइक्रोइकोनॉमिक्स स्थिरता से आप क्या समझते हैं। यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है व्यापक आर्थिक या फिर यह कहें माइक्रोइकोनॉमिक्स जो स्थिरता होती है वो क्या होती है। व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए शामिल किए गए चर के संदर्भ में भारत ने हाल के वर्षों में कैसे प्रदर्शन किया और भारत का जो हाल के वर्षों में इसके लिए क्या प्रदर्शन था, कौन कौन सी नीतियां भारत ने अपनाई ताकि इसको मजबूत किया जा सके, क्या क्या नीतियां या क्या क्या 4 संदर्भ हाल के वर्षों में भारत ने अपनाए हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि आप इंग्लिश में ऊपर देख सकते हैं एंड यहाँ हिंदी में है, जो कि है 1983 से 1984 से 2011 से 12 तक 3 दशकों में भारत में कृषि आय का प्रवृत्तियों और विश्लेषण प्रदान करें। यानी 1983 से 84 तक और 2011 से 12 तक की ये जो 3 दशक थे, इसमें भारत की जो कृषि आय व्यवस्था है इसमें जो जो परिवर्तन हुए हैं, प्रवृत्ति हुई हैं, विश्लेषण करना है आपको किस तरह से इसमें चेंजेस आए हैं इन 3 दशकों में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट, क्या क्या चीज़ें देखी जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए अब हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भू सुधार उपयोग को अपनाना क्यों आवश्यक था, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थीं और वह अपनी अवांछित परिणाम क्यों प्राप्त नहीं कर सका। यानी देखिए, स्वतंत्रता के टाइम पे हमें भू सुधार अपनाना क्यों आवश्यक था, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा रीज़न था कि हमारी उस टाइम पे जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए हमें भू सुधार की आवश्यकता थी। और इसकी जो मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी ये आपको बताना, और इसकी जो हमने उद्देश्य माना था वो कहाँ तक हमें प्राप्त हुआ या क्यों प्राप्त नहीं हो पाया, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपका पूछ रहा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की गुणवत्ता और विकासात्मक प्रभाव को निर्धारित करने में सरकार की नीतियाँ कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी जो हमारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है उसकी गुणवत्ता और उसके विकासात्मक प्रभाव को निर्धारित करने में किस तरह से जो सरकार की नीतियाँ हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये आपको बताना है। और 1991 के बाद की उदारवर्ती भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत सरकार की नीतियाँ और FDI प्रवाह की प्रवृत्तियों पर चर्चा करें। यानी इसके बाद में जो हमारे चेंजेस आए हैं FDI में वो आपको उसकी प्रवृत्ति बतानी है और उसके ऊपर चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ इंग्लिश मीडियम में दे रखा है एंड देन हम नीचे चलते हैं। ये हमारा हिंदी मीडियम का है, जो पूछ रहा है क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि उदार आर्थिक सुधार या भारत पिछली तिमाही शताब्दी में निर्मित बाजार अनुकूल नीति ढांचे ने तेजी से आर्थिक विकास और उत्पादन विविधीकरण के बावजूद भारतीय निर्माण क्षेत्र के लिए अच्छा काम नहीं किया, चर्चा कीजिए। यानी आपको बताना है कि तिमाही शताब्दी में जो बाजार नियमित अनुकूल नीतियां बनाई थी वो किस तरह से उपयोगी और आर्थिक विकास में अच्छे से
कार्य नहीं कर पाई और बाजार की आर्थिक और नीति वगैरह को निर्माण करने में एक अच्छा काम नहीं कर पाई। इस बारे में आपको चर्चा करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इंग्लिश मीडियम में है। यहाँ आप इसको देख सकते हैं। चलिए हम हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि पूछ रहा है कोविड के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निर्मित अनुमुख नीतियों को छोड़कर अंडे देने वाली एकमात्र मुर्गी को मारने जैसा होगा। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? यानी अगर हम ये कहें कोविड के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो निर्मित उन्मुखी नीतियाँ थीं उनको छोड़ना ऐसा है कि एक अंडे देती हुई मुर्गी को मार देना, यानी कुछ ना बचना। तो आप इस वाक्य से कहाँ तक सहमत है और कहाँ तक आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है, ये आपको चर्चा करनी है, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मोर स्टडी आप कर पाएँ और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। ओके, चलिए फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आप देख सकते हैं ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है। एंड देन यहाँ आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए देख सकते हैं, जो कि पूछ रहा है भारत में सेवा क्षेत्र में उदारीकरण की स्थिरता और इस प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली राजनीतिक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों पर चर्चा करें। यानी जो भारत में सेवा क्षेत्र में उदारीकरण की स्थिति है उसको बताना है, इस प्रक्रिया में प्रभावित करने वाली जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था की चुनौतियां हैं उन पर आपको चर्चा करनी है। बहुपक्षीय और तरजीही व्यापार वार्ताओं के संदर्भ में सेवा क्षेत्र में भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर भी प्रकाश डालें और किस तरह से वार्ताओं के क्षेत्र में हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं हैं उन पर भी आपको प्रकाश डालना है, उनके बारे में भी आपको डिटेल में बताना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी नीचे कुछ पॉइंट्स हैं, उनमें से किन्हीं 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, उन्हीं 2 के बारे में आपको बताना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। चलिए अब हम देख लेते हैं 2 कौन से ये पॉइंट हैं जिन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। पहला है हमारा भारत में कड़े और जूते उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियाँ। यानी आपको बताना है भारत में कड़े और जो जूता उद्योग है उसके सामने वाली जो चुनौतियाँ होती हैं वो क्या क्या होती हैं, क्या क्या उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इस बारे में आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बी पॉइंट। बी पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं, भारत में सेवा क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव। यानी भारत में जब कोविड-19 आया था तो उस टाइम पे जो सेवा क्षेत्र था उस पर क्या प्रभाव पड़ा ये आपको बताना है। ये देखिए, हम अगर अपनी रियल लाइफ से भी कनेक्ट करें तो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। आप इसे खुद भी बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 के समय आप सभी ने, ऐसा नहीं है आप सभी छोटे बच्चे हो आपको कुछ याद ही ना हो, कुछ टाइम पहले की बात है, 1-2 साल पहले की बात है, तो हम सबको याद है कि हमने कितनी प्रॉब्लम्स फेस करी। काम नहीं थे, सारे लोग घर पे बैठे थे, किसी का कोई काम नहीं था और सेवा क्षेत्र तो लगता था जैसे बिल्कुल ठप ही हो गया है। किसी के घर वाले काम पे नहीं जा रहे थे, सब लोग एक जगह पर रुक गए थे। ना खाने की सही से व्यवस्था हो पा रही थी, ना काम की कोई व्यवस्था थी, ना सेवा की कोई व्यवस्था थी, सारी सेवाएं जो थी वो ठप सी हो गई थी। तो सेवा क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ये आपको बताना है कोविड-19 की वजह से। अगर आपकी फैमिली में कोई जॉब वगैरह करता है या फिर आप भी जॉब वगैरह करते हो तो आपको ये पूरा एक्सपीरियंस होगा कि कोविड-19 के समय किस तरह से आपने अपनी जो सेवा थी, आपने अपनी जो नौकरी थी उससे हाथ धोना पड़ा, या आपके पेरेंट्स में से कोई ऐसा हो सकता है कोविड-19 की वजह से वो अपने घर पे रह रहे हों, तो उसकी वजह से सेवा क्षेत्र पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। क्योंकि अगर कोई काम नहीं करेगा तो वो जाहिर सी बात है प्रभाव तो पड़ेगा ही, तो वही प्रभाव आपको बताना है, वो भी कोविड-19 की वजह से, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका पॉइंट है वो है भारत सरकार की सिंचाई नीति। अब आपको बताना है भारत सरकार की जो सिंचाई नीति थी उसके बारे में बताना है कि किस तरह से भारत सरकार की सिंचाई नीति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किस तरह से ये आपको बताना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे पॉइंट डी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका हाल के वर्षों में बदलती व्यापक आर्थिक स्थितियों के लिए भारतीय मौद्रिक नीति ढांचे की प्रक्रिया। यानी आपको बताना है कि हाल के वर्षों में जो व्यापक आर्थिक स्थिरता होती है उसमें जो भारतीय मौद्रिक नीति का जो ढांचा है उसकी जो बदलती प्रवृत्तियां हैं, प्रकृतियां किस तरह से बदल रही हैं, उसकी प्रकृति किस तरह से बदल रही है, इस बारे में आपको चर्चा करनी है, ठीक है। और यहाँ आपका ये पूरा ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक कर दिया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि वो भी इस क्वेश्चन पेपर को देख पाएँ और अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ। और जब लास्ट तक वीडियो देखिए तो एक लाइक भी करना मत भूल देना, क्योंकि इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं होती। लाइक छुपा के क्या करोगे, तो एक लाइक भी कर देना, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।